हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें आज हम बात करेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के बारे में। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको क्लियर करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बच्चों, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लास्ट तक बने रहें, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों हम कि इसके लिए हमको क्या समझना जरूरी है। तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या कहता है, आप सबको पता है कि कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेश, जैसे मैं कहता हूं बच्चों दो आवेश हमारे पास, एक हमारा Q1 है और दूसरा जो हमारा आवेश है बच्चों वो हमारा Q2 है। एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तब कूलाम ने बताया कि दोनों आवेश के बीच जो लगने वाला बल है, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम साहब ने बता दिया। और यदि इन दोनों को मिला दें तो F समानुपाती Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों R स्क्वायर। और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। जैसे यहां पे मैं कह देता हूं K एक नियतांक है, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और यदि K का मान SI पद्धति में हम बात करें, K का मान SI पद्धति में K का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है बच्चों, तो F बराबर कितना हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम है। ये किसका नियम प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, तो भाई ये आपका कूलाम का नियम है। ये किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, निर्वात हो, क्योंकि यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है वायु निर्वात की वैद्युतशीलता है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये था बच्चों कूलाम का नियम। इसी के आधार पर हम परावैद्युतांक अर्थात आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक का मतलब ये होता है सापेक्ष, एक प्रकार से बच्चों आपेक्षिक अभी हम बताएंगे आपको कि जैसे निर्वात में कोई मतलब दो आवेश रखे हुए हैं, उनके बीच बल लगेगा, और जब हम बात करेंगे कि निर्वात में तो उसकी कुछ ना कुछ विद्युतशीलता होगी। उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रख दें तो उसकी भी विद्युतशीलता होगी। तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम में कितनी विद्युतशीलता होगी, वही बच्चों आपका परावैद्युतांक कहलाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, थोड़ा सा धीरे धीरे करके चलेंगे लेकिन बढ़िया तरीके से समझाएंगे। पहले ये आपको क्लियर हो गया होगा तो बताइए। अब हम बात करते हैं बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता। चूंकि अभी आपने समझा कि इसको मैंने बोला कि SI पद्धति में K बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब बच्चों ये जो K का मान है वो माध्यम पर निर्भर करता है। K का मान किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये चीज तो क्लियर है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो माध्यम पर निर्भर करेगा। ठीक, ये चीज आपको मतलब माइंड में सेट रहना चाहिए कि भाई साहब यदि दो बिंदु आवेश हैं और उनके बीच बल लग रहा है तो उन बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। इसको क्लीन कर देता हूं बच्चों, तो और भी बढ़िया आपको समझ में आएगा। ये मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको समझा दिया। 2 मिनट समय लग गया लेकिन आपको रिवीजन भी तो हो गया ना। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट में बात करेंगे बच्चों, कि हमारे पास माना दो आवेश है, हमारे पास Q1 Q2 दो आवेश है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए Q1 है। ठीक है बच्चों, यहां पर बिंदु आवेश लेकर चलो यार, क्योंकि आवेश का आकार बहुत छोटा होना चाहिए, तो बिंदु आवेश लेकर चलो तो ठीक रहेगा। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास बच्चों ये आपका Q1 है, ठीक है, और बच्चों यहां पे Q2 है। ठीक है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है बच्चों। ठीक है, मैंने दो आवेश ले लिया, तो मैं भी मान के चलता हूं कि वायु या निर्वात में, ठीक है बच्चों, वायु या निर्वात में R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों
Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल। बताओ बच्चों, कितना आसानी से बता सकते हो? लगने वाला बल, यहां पे वाला कर लेना भाई, बाला 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 बाला, ठीक है सर। लगने वाला बल, ठीक है। ये कितना बल लग रहा है? तो दो आवेश के बीच जो लगने वाला बल होता है, बोलोगे सर सिंपल तो है, ये जो लगने वाला बल होता है F बराबर वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, यहां पर आपका Q1 रहेगा, Q2 रहेगा, बटा का R² रहेगा। और इसको एक सिंपल तरीके से समीकरण दे दो, जहां जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, जहां एप्सिलॉन नॉट है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। चीजें क्लियर बच्चों कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता है। अभी हमने कहा दो आवेश हैं, r दूरी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? इसके चारों ओर यदि मैं बात करूं तो ये माध्यम जो भरा हुआ है, ये माध्यम जो भरा हुआ है वायु भरा हुआ है, वायु या निर्वात है। अब थोड़ा समझना, यदि इन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रख दें, है ना, किसी माध्यम में रखने बच्चों, किसी माध्यम पर रखेंगे, विद्युतशीलता थोड़ी सी बदल जाएगी। अब यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बताओ, कोई हम माध्यम रख देते हैं, ठीक है, माध्यम की भाई जो विद्युतशीलता है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जैसे हम मान के चलते हैं, इतना क्लियर है, इसको हम अगले पेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम किसी माध्यम के लिए, है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किसी माध्यम के लिए दो आवेशों के बीच बल। ज्यादा मैं नहीं लिख रहा हूं हिंदी, क्योंकि भाई परेशानी तो होती है ना कि जितना ज्यादा लंबा लिख दो उतना आपको परेशानी होता है। बताओ जरा, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा बच्चों कितना हो जाएगा? बोलो सर इसको अपन कर लेते हैं F1। क्या कर लेते हैं? F1। और यहां पर कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं करते हैं, एप्सिलॉन कर देते हैं, Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। और इसको समीकरण 2 दे देते हैं। ध्यान रहे, जहां एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की, भाई अब हमने माध्यम में रख दिया ना, माध्यम की निरपेक्ष सापेक्ष नहीं, क्योंकि भाई अभी अकेला माध्यम है, किसी के सापेक्ष हम नहीं बात कर रहे, निरपेक्ष है ना, विद्युतशीलता है। यहां तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? अब कुछ भी नहीं करना, समीकरण 2 में 1 का भाग दे देना मेरे बच्चों, ठीक है, या समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, जब भाग देंगे तो देखिए, समीकरण 1 था आपका F और समीकरण 2 था बच्चों F1। अब इसके पहले आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, समीकरण 1 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। ठीक है सर, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। फिर आपका डिवाइड बाय था बच्चों, डिवाइड बाय, फिर कितना था? तो ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस बार हम नॉट नहीं लिखेंगे, इस बार हम नॉट नहीं लिखेंगे, तो एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अब बच्चों Q1 Q2 बटा R²। आप ही बताओ कुछ कट मिट रहा है क्या? हाँ सर, यदि ये पूरा का पूरा ये इससे कट जाएगा,
4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा बच्चों 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही तो बचेगा नीचे 1 अपान एप्सिलॉन। अब आप सबने गणित पढ़ रखी है कि अंश का यदि कोई हर है तो नीचे जाता है और हर का हर है वो ऊपर जाता है, मतलब f बटे f1 का जो मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा बच्चों, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा, और इसको हम समीकरण 3 दे सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ये है बच्चों किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और ये बच्चों एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। अब आपको पता है कि यहां पर थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखेंगे हम कि भाई साहब कि मान लीजिए किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की जो विद्युतशीलता है इसका जो अनुपात होता है यह सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। थोड़ा समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि हमने 2 आवेश किसी निर्वात जगह पर रख दिए, उनके बीच जो कुछ ना कुछ उसकी विद्युतशीलता होगी, और उसके सापेक्ष किसी माध्यम में रखने पर कितनी विद्युतशीलता है तो उसके सापेक्ष है ना बच्चों। जैसे हमने कहा हम यहां पे खड़े हैं, एक छोटा सा भाई और खड़ा है, हमारे सापेक्ष वो कितना छोटा है, या बड़ा भाई खड़ा है हमारे सापेक्ष वो कितना बड़ा है ना। ऐसे ही हमने कहा कि 2 आवेश हैं, हमने कहा 2 आवेश हैं वायु या निर्वात में स्थित है, और इन्हीं आवेशों को हम एक अन्य माध्यम में, जैसे वायु निर्वात है बच्चों, इसको एक अन्य माध्यम में रख दें, है ना, तो इसके सापेक्ष वहां पर कितना विद्युतशीलता है वो उसकी सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाएगी। 1 मिनट। और बच्चों सापेक्ष विद्युतशीलता को ही हम बोलते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम, तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात वायु की विद्युतशीलता है ना, जो अनुपात होगा बच्चों सापेक्ष विद्युतशीलता परावैद्युतांक कहलाएगी। यहां पर मैं थोड़ा सा नोट डाउन कर देता हूं, आप लोग आसानी से लिख लेना। यहां पर देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम है बच्चों, किसी माध्यम का विद्युतशीलता, किसी माध्यम कहां गड़बड़ लिख रहे हो सर, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन है ना, नॉट नहीं लिखेंगे, तथा निर्वात आब्लिक वायु के विद्युतशीलता कितना है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का अनुपात क्या कहलाएगा, वायु के सापेक्ष कितना है तो सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाएगा। सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। इतना नोट डाउन कर लेना, या परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, अब आपको लगेगा सर इतना लंबा चौड़ा कहानी आपने बता दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसका कहने का मतलब, जैसे हम इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन अंडरलाइन कर लेते हैं, मान लीजिए के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कहने का मतलब यह हुआ कि भाई किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इनका अनुपात ही आपका क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। और इसको हम समीकरण 4 दे देते हैं। अब समीकरण 3 और 4 से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, समीकरण 3 और 4 से हमने कहा ये जो k है वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर में F1 बटे F की। देखो जरा भाई F बटा F1 एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के, ये k के बराबर है। कहने का मतलब जो k का मान है ये दोनों बलों के अनुपात के बराबर भी होगा। अभी आप समझो,
सापेक्ष वैद्युतशीलता आपने पढ़ ली। सापेक्ष यानी निर्वात के सापेक्ष कितना वैद्युतशीलता, वो सापेक्ष वैद्युतशीलता जिसको परावैद्युतांक कहेंगे। लेकिन यहां से जो बलों के बीच जो संबंध है, इससे हम परिभाषा लिख सकते हैं। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है मैं बताता हूं। देखो बच्चों, F1 क्या है? किसी माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। F क्या है बच्चों? वायु या निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उल्टा लिख दिया मैंने क्या, F बटा F1 है ना, F बटा F1 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सुधार देता हूं, नहीं तो फिर परिभाषा लिखने में दिक्कत हो जाएगी ना। यहां पे मैं सुधार देता हूं कि ये आपका F बटा F1 है। वही तो है, वही तो कंफ्यूज हो गया, उल्टा था। F जो है वो वायु निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और F1 जो है किसी अन्य माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रख दें तो लगने वाला बल है। समझ रहे हो बात को? समझिएगा कि हमने कहा कि हमारे पास यहां पे दो आवेश है और दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है बच्चों, और इसी दो आवेश को हम किसी अन्य माध्यम में रख दिए तब वहां पर जो बल F1 है, इन दोनों का जो अनुपात है वो परावैद्युतांक कहलाता है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, है ना, बन जाना चाहिए आपको। और इसी के आधार पर आप परिभाषा दे सकते हैं। देखो बच्चों, यहां पे निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल, किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखे जाने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब दो आवेश हैं, निर्वात में रखे हैं, उनके बीच कितना बल लग रहा है, इन्हीं दोनों आवेशों को उठाकर हमने किसी अन्य माध्यम में रखा, और जब माध्यम में रखा दूरी उतना ही है, दूरी समान है, केवल माध्यम बदला है, फिर उनके बीच कितना बल लगा, इन दोनों का जो अनुपात है वो परावैद्युतांक कहलाता है। ये नोट डाउन कर लो। यदि किसी बच्चे को यहां पे प्रॉब्लम हो तो बताओ, इसको नोट डाउन कर लो। और यहां पे नोट कर लेना है कि जो धातु का परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, वायु का परावैद्युतांक 1 केवल 1 होता है, इसका हमेशा 1 ही पूछा जाएगा। लेकिन किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक बच्चों हमेशा 1 से अधिक होता है। किसी भी आपका पदार्थ, कोई भी पदार्थ होगा, दुनिया का कोई भी पदार्थ होगा, उसका परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। यानी 1.0000536 है, यानी 1 से अधिक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में केवल 2 ही, यानी एक धातु का और एक वायु का परावैद्युतांक पूछा जाता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत और वायु का परावैद्युतांक आपका इतना होता है। ये नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक सदैव 1 से अधिक होता है। कई बार सत्ता में क्वेश्चन घुमा सकता है ना। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उनके बीच निर्वात वायु में होने के बजाय अन्य माध्यम होने पर सदैव घट जाता है। ये लो भैया, ये लो, इसको आप देख लो, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, हम किसी अन्य माध्यम में रख दें यदि, है ना, दूरी समान है, आवेश का परिमाण समान है, तो बल हमेशा कम हो जाएगा। ये दो चीज आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। मजा आया कि नहीं? छोटा सा क्लास था, है ना, चीजें क्लियर है बच्चों। इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन देते हैं अपन आपको, देते हैं बच्चों कि पानी का परावैद्युतांक 80 है तो उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि पानी का परावैद्युतांक 80 है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके लिए, पानी का परावैद्युतांक, पानी का परावैद्युतांक परावैद्युतांक कितना है प्यारे बच्चों? परावैद्युतांक 80 है। कितना है? 80 है। तो वैद्युतशीलता कितनी होगी? वैद्युतशीलता कितनी होगी? ठीक है सर, बड़ा सिंपल है। देखो परावैद्युतांक दिया है, हल कर रहे हैं। पानी एक माध्यम है, पानी एक माध्यम ही सबको पता है। तो मतलब एप्सिलॉन, चूंकि आप सबको पता है कि एप्सिलॉन दिया है, यानी पानी का परावैद्युतांक दिया है, पानी का परावैद्युतांक दिया है। कोई माध्यम है, कोई माध्यम है ना, कोई माध्यम है भाई, तो कितना है? 80 है, ठीक है। वायु या निर्वात के लिए चूंकि आप सबको पता है कि अभी आपने पढ़ा, यहां पे देख लो जरा, थोड़ा सा आपको मैं चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। यहां पे आपने क्या पढ़ा? यहां पे आपने क्या पढ़ा
कि E अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर के, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, ये आपने पढ़ा कि नहीं भाई? नहीं पढ़ा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ यहां पे चलते हैं। तो आपने क्या पढ़ा कि E बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है बच्चों। लेकिन इस बार वैद्युतशीलता नहीं दिया है यार। सर यही तो गड़बड़ कर रहे हो, ये वैद्युतशीलता है और परावैद्युतांक दे के रखा है। परावैद्युतांक का मतलब के का मान दे के रखा है। अब अच्छा, चूंकि एप्सिलॉन नॉट का मान कोई बच्चा बताए 8.854 यही होता है। फिर क्या होता है सर? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू हमको एप्सिलॉन का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है? 8.854 गुणे 10 घाते -12 है, ठीक है, इनटू बच्चों 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 का गुणा कर दो तो इस 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 3 43, 8 अठाई 64, 64 4 68, 8 अठाई 64, 64 6 कितना हो जाएगा? 70, 1 0 ये बढ़ जाएगा, 0.123 अंक के पहले 1 2 3 यहां पे लग जाएगा, गुणे 10 घाते -12। अभी यहां पे थोड़ा आपको परेशानी होगी कैलकुलेशन में, 10 घाते -12, ठीक है। ये होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 854 कर लू गुणे 10 घाते -12। अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लिया, सिंपल है। देखो भाई, हम यदि दशमलव को 2 अंक पहले खिसकाना चाहते हैं, यानी 7.08 करना चाहते हैं, यानी हमने 100 का भाग दिया। भाई आप ही बताओ, दशमलव को पहले लाएंगे तो 100 का भाग देंगे, और जब 100 का भाग देंगे 100 का भाग देंगे तो 100 का हमें गुणा भी करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब 100 का हमें गुणा भी करना पड़ेगा। 100 का हमने भाग दे दिया तो 100 का गुणा कर दिया बच्चों, यानी 7.08 गुणे 10 घाते 12 में 2 घट जाएगा तो आपका 10 आ जाएगा, वो भी माइनस में। ये आपका किसी भी मतलब वैल्यू के आधार पर आप निकाल सकते हो। पानी का परावैद्युतांक दिया था, इसके आधार पर पानी की वैद्युतशीलता हमने निकाल दी। क्वेश्चन बोला था वैद्युतशीलता निकालना है, और हम यहां पे पहले से ही गलत कर दिए थे कि ई का मान दे के रखा है ना। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं रहता, आसानी से बन जाता है, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे सर इसका मात्रक क्या होता है? तो भाई वैद्युतशीलता का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी आधार पर आप इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो, ठीक बच्चों। तो ये आज का क्लास हुआ, मजेदार क्लास रहा, एक छोटा सा लेक्चर था, और वैद्युतशीलता परावैद्युतांक के बारे में चीजें क्लियर हो गई, अपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक, और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट डाउन कर लेना। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है जो कि बिल्कुल सिंपल है, ठीक है बच्चों। और हाँ, मैं अभी आपको कहता हूं कि जिससे इसको नोट्स बनाओ, जिसके पास नोट्स नहीं है तो मात्र 100 रुपए खर्चा करना है आपको। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। कोई बच्चा यदि मान लीजिए हमारे चैनल से नोट्स लेना चाहता है 9685299149। हाँ भैया, मात्र 100 रुपए चार्ज है, बढ़िया नोट्स आपको मिल जाएगा प्रॉपर तैयारी के लिए, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।